सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो अगेन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET 2026 के बारे में। आपका जो है एग्जामिनेशन फॉर्म जो है आपका ऑलमोस्ट फरवरी में निकल जाता है, जिसके बाद आपको अपना फॉर्म फिल करना होता है एंड देन आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपकी सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम क्या क्या रहने वाला है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप CUET 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अभी से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। और प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सबसे पहला जो गेटवे होता है वो होता है कि हम पहले सिलेबस को समझें, राइट। अब देखिए, अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET क्या होता है, अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है तो ये आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए अप्लाई करते हैं। इस एग्ज़ाम के थ्रू जाते हैं आप उसमें। जैसे कह सकते हो कि इस पेपर को निकालना है तो ये यूनिवर्सिटी मिलेगी। डिसाइड होगा इस पेपर के बेस पे कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलने वाली है आगे पढ़ने के लिए, ठीक है। NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है एंड 280+ इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें नेशन वाइड में, एंड CBT मोड में आपका पेपर होता है, राइट। अब अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो देखिए CUET 2026 का जो पेपर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें आपका सेक्शन 1 जिसमें आपके लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है। सेक्शन 1 को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B, जिसमें आप लैंग्वेज लेते हो इंग्लिश, हिंदी कोई भी। और सेक्शन 1B है, इसमें एडिशनल लैंग्वेज आपका कोई एक ऐड है। और है फिर आपका सेक्शन 2 जिसमें आपका डोमेन सब्जेक्ट्स होता है, और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। तो ये बेसिकली 3 सेक्शन है। लैंग्वेज में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, जो भी आप चूज़ करना चाहते हो। डोमेन सब्जेक्ट्स बेसिकली वो होता है जो आपने 12th तक पढ़े हैं उनमें से कोई एक सब्जेक्ट लो, क्योंकि देखो अगर आपने BCom लेना है आगे ग्रेजुएशन के लिए तो जाहिर सी बात है कि आपने 12th में कॉमर्स किया होगा, और अगर आपने 12th में कॉमर्स लिया है तो फिर आपके अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, ये सारे सब्जेक्ट्स रहे होंगे। अब अगर आपको BA करना है आगे, BA इन इकोनॉमिक्स करना है या BA इन साइकोलॉजी करना है, तो जाहिर सी बात है कि आपका ह्यूमैनिटीज़ रहा होगा 12th में, तो आप डोमेन में फिर वो सब्जेक्ट्स को लोगे, है ना। और जनरल टेस्ट में आपका करंट अफेयर और रीजनिंग, मैथ्स, ये सारे बेसिक लेवल के आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर है। अब अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस की, तो देखो ईच सेक्शन से आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ जी, यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं दी जा रही है आपको कि इतने में से इतना करना है। 50 क्वेश्चंस होंगे आपको करना होगा। डोमेन में अगर हम देखें तो डोमेन में अगर आप 2 सब्जेक्ट लेते हो, 3 सब्जेक्ट लेते हो, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चूज़ कर सकते हो, और डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बेस पे ये सब कुछ आगे हम डिटेल में आपको समझाएंगे जब फॉर्म निकल जाएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ अपनी एलिजिबिलिटी भी निकाल देती है, इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो डोमेन सब्जेक्ट्स में आपका होता क्या है कि जितने भी डोमेन सब्जेक्ट लोगे तो 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें फॉर्मेट और ड्यूरेशन, तो देखिए जो एग्जाम आपका फॉर्मेट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, हमने पहले ही बताया CBT मोड में पेपर हो रहा है। ड्यूरेशन आपको मिलेगा 60 मिनट्स ईच पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट्स का अगर पेपर है तो आपको उसका एक पेपर सॉल्व करने के लिए 60 मिनट्स मिल रहा है। आपको सेक्शन 1 लैंग्वेज का सॉल्व करने के लिए 60 मिनट्स मिल रहा है। आपको सेक्शन 3 जनरल टेस्ट को सॉल्व करने के लिए 60 मिनट्स मिल रहा है, ठीक है। तो ईच पेपर को सॉल्व करने के लिए 60 मिनट मिलता है, और ईच पेपर जो है आपके अलग अलग डेज पे होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब चलिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो डिटेल अगर हम सिलेबस देखें आपका, तो लैंग्वेज के लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 1 में क्या क्या आता है जो आप लैंग्वेज से लेते हो। तो लैंग्वेज में आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी एंड ग्रामर, वोकेबलरी एंड आइडियम्स, फ्रेजेस, लिटरेरी एप्टीट्यूड, स्पेसिफिक लैंग्वेज में आपका ये देखा जाता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो। अब अगर मैं बात करूँ डोमेन सब्जेक्ट्स में, तो देखो अगर आपका साइंस स्ट्रीम है तो इसमें आपके सब्जेक्ट्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स। अगर कॉमर्स है तो अकाउंट्स, BST और इकोनॉमिक्स। और अगर ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हो तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी। आप ये सारे सब्जेक्ट्स लोगे डोमेन सब्जेक्ट में, डिपेंड करेगा आपको आगे क्या करना है और 12th में आपने क्या किया है, ठीक है। अगर डोमेन सब्जेक्ट की हम सिलेबस की बात करो तो NCERT का क्लास 12th का जो आपका बुक है, अगर फिजिक्स ले रहे हो तो फिजिक्स की जो बुक है उसका प्रॉपर आप ध्यान रखना, जो भी उसका करिकुलम है, जो भी सिलेबस है, जो भी उसके चैप्टर से ध्यान रखना, पढ़ाई करना, बस उतना काफ़ी है आपके डोमेन सब्जेक्ट CUET का निकालने के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें जनरल टेस्ट की, देखो जनरल टेस्ट थोड़ा सा बड़ा एरिया है, लेकिन हाँ यहाँ पे भी तुम्हें डीप में नहीं घुसना, बेसिक्स ही पढ़ने हैं, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक, इकोनॉमी, रीसेंट हैपनिंग्स जो हो रहे हैं करंट अफेयर के लिए, है ना। मेंटल एबिलिटी में बेसिक अरिथमेटिक, लॉजिकल स्क्रीनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में अगर हम देखें तो अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियोज, परसेंटेज। तो ये सब आपने 10th लेवल तक पढ़ा होगा, है ना। बेसिक्स ही आ रहे हैं, मैथ्स में तो बिल्कुल बेसिक आता है। और लॉजिकल रीजनिंग में अगेन पैटर्न रिकॉग्निशन एंड लॉजिकल रीजनिंग तो आपकी प्रैक्टिस से ही सिर्फ अच्छी हो सकती है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है।
ट्रिक होते हैं थोड़े बहुत, तो ट्रिक आप देख सकते हो, बट प्रैक्टिस करो मैथ्स और रीजनिंग के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा इनके लिए आप डेली बेसिस पे थोड़ा सा निकालो कि हाँ मुझे इतना इतना डेली बेसिस पे कवर करना है, तभी जीके वाला पोर्शन कवर हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करनी है, सीयूईटी की भी प्रिपरेशन करनी है ना। तो थोड़ा टाइम निकालना होगा। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। चलो, अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें, आप देखो सबसे पहले ना यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये ध्यान रखना है। अब करेक्ट आंसर के लिए 5 नंबर दिए जाएंगे ईच करेक्ट आंसर के लिए। इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट होंगे आपके। अगर आपने 10 क्वेश्चन सही किए तो ईच का आपको 5 मार्क्स मिल गए, ठीक है। अब आपकी जो 50 मार्क्स है, अब इन केस आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 50 में से फिर आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। अनअटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होती है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके, ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। अब अगर हम की सब्जेक्ट्स और प्रिपरेशन की बात करें तो देखो डोमेन सब्जेक्ट में ही थोड़ा ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि 2-3 सब्जेक्ट्स लेते हो तो उनका वेटेज ज़्यादा होता है। आपको अपनी 12th का जो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उसको थोड़ा सा सीवीटी का पेपर लो और सीवीटी के पेपर को एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, और उसके जो क्वेश्चन जिस तरीके से बन रहे हैं ना, थोड़ा उस तरीके से तुम समझ रहे हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम सीयूईटी के तरीके से भी थोड़ा सा अपने सिलेबस को, अपने चैप्टर्स को देखो, पढ़ो, क्योंकि पढ़ तो तुम रहे हो, तैयारी तो तुम कर रहे हो, लेकिन आंसर लिखने के पर्पज से तुम अब उसको ना कम, जैसे तुम्हारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तरीके से भी थोड़ा सा पढ़ो, क्योंकि उसके लिए तुम्हारी किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो तुम्हें अपनी एनसीईआरटी को कवर करना है, कवर कर रहे हो बोर्ड्स के लिए, बट थोड़ा सा सीयूईटी का प्रीवियस ईयर पेपर अगर देखते हो इसी टाइम में, तो तुम्हारी साथ में ही प्रिपरेशन सीयूईटी के डोमेन सब्जेक्ट्स की भी होती जाएगी, वैसे तो हो ही रही है ना। अब हम यहाँ पे बात करें इफेक्टिव प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज की, तो देखो कि स्टडी प्लान बनाओ, जिसमें आपका सबसे पहला स्टडी प्लान में होना चाहिए सिलेबस को समझना और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना और प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना। यूटिलाइज मॉक टेस्ट, तो हम मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही होगा चैप्टर्स को ख़त्म करने के बाद। एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा इधर उधर से नहीं देखना है, इनकी भी वीडियो देख रहे हैं, उनकी वीडियो देख रहे हैं, इनका भी PDF ले रहे हैं, इनका भी टेलीग्राम ज्वाइन करिए, ऐसा नहीं करना है कि बुक्स ही आपको पढ़नी है, ठीक है। और कुछ जो ट्रस्टेड आपके गाइड्स एंड टीचर्स हैं उनको ही सिर्फ फॉलो कीजिए, इधर उधर के चक्कर में आप कुछ नहीं कर पाते, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड एट द लास्ट आपको इंगेज रहना है अपने स्टडी में, स्टडी ग्रुप्स में, फालतू के ग्रुप से बचना है, गॉसिप से बचना है, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है और ये आपका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम होने वाला है अभी आने वाले 3-4 महीने, क्योंकि इसमें बोर्ड्स भी आपका होगा, जो 12th के मार्क्स आपके आएंगे और साथ में आपका फिर डिसाइड करेगा कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिलती है, यही 3-4 महीने डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना।